हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। तो देखिए विषय संस्कृत क्लास 9 एंड 10। आज हम बना रहे हैं वीडियो 15 और हमारा टॉपिक है शीर्षक का नाम जो है वो कारक। बेटा हमने पिछले वीडियो में V14 में हमने अपादान कारक कंप्लीट किया था। यानी अपादान कारक के बारे में हमने सब कुछ जो उसमें परिभाषा थी, उसके उदाहरण थे और वाक्य प्रयोग वो सभी का हमने अध्ययन किया, उनको अच्छे प्रकार से समझा और ये आशा करते हैं कि आपको भी अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तो देखिए बेटा आज हम वीडियो 15 जो है कारक के अंदर संबंध कारक के बारे में पढ़ेंगे। संबंध कारक मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी का हम पढ़ते हैं तो मेन चीज क्या होता है उसके बारे में समझना कि वो है क्या। तो यहाँ संबंध कारक से हम क्या समझते हैं इस बात पर प्रकाश डालते हैं। तो समझिए, ध्यान सुनिए बेटा। संबंध कारक की परिभाषा लिखी है मैंने कि अस्मिन् कारके, इस कारक में कोई भी वस्तु का जनस्य वा अथवा व्यक्ति का, किसी भी या कोई भी वस्तु का या व्यक्ति का, कस्यापि किसी भी अन्य दूसरे वस्तुना, वस्तु के जनेन वा या व्यक्ति के सह साथ, किसी भी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध भवति होता है, तत् वह संबंध एव ही, एव होता है ही, वह संबंध ही संबंध कारक ही कथ्यते, संबंध कारक इस प्रकार कहलाता है। देखिए बेटा आज आप सभी जानते हो कि हर किसी का आपस में एक संबंध, एक रिश्ता जुड़ा होता है, लगाव जुड़ा होता है। वो चाहे हमारे माता पिता हो, उनसे रिश्ता है कि वो हमारे पिता है, वो हमारी माता है, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, ये हमारा घर है, ये मेरा बैग है, ये मेरा पेन है, ये मेरी पुस्तक है, ठीक है जी, ये मेरा खिलौना है। तो इस प्रकार ये क्या है, संबंध है। ये संबंध व्यक्ति में हो सकता है और व्यक्ति और वस्तु में हो सकता है। जैसे कि ये राम का बैग है तो राम व्यक्ति और बैग क्या है, वस्तु। और व्यक्ति में संबंध हो सकता है, जैसे यह सुनील के पिता है तो सुनील और पिता दोनों ही क्या है, व्यक्ति है। अब आगे बढ़ते हुए कि अस्मिन् कारके, इस कारक में षष्ठी विभक्ति, कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति। चिन्हम चैन और चिन्हम चिन्ह, का के की इति, इस प्रकार भक्ति होता है। यानी जो इसका चिन्ह है वो काके की होता है, जैसे राम का, गीता की, बच्चों के, इस प्रकार काके का प्रयोग इन वाक्यों में किया जाता है। ये काके किसकी पहचान है कि इसमें षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम इसके उदाहरण पर ध्यान देते हैं। देखिए बेटा लिखा है मैंने कि अयम रामस्य अश्व अस्ति, कि अयम यानी यह, अश्व यानी घोड़ा, अस्ति यानी है, यह घोड़ा है इसका, रामस्य राम का, यह घोड़ा है, इसका घोड़ा है राम का। तो घोड़े का संबंध है इससे, राम से। तो जिससे संबंध होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए रामस्य जो रेखांकित वाक्य है इसमें षष्ठी विभक्ति है और कार्ड कर लेंगे इसमें संबंध कारक है योगे। इसी प्रकार
हम इसका जो दूसरा उदाहरण है उस दूसरे उदाहरण पर ध्यान देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इयं सरिताया जननी अस्ति। इयं यह, सरिताया सरिता की, जननी माता, अस्ति है, यह माता है इसकी, सरिता की। तो माता का सरिता से संबंध है, इसलिए सरिताया जो अंडरलाइन है, रेखांकित है, इसमें षष्ठी विभक्ति है और कार्य क्या आएगा, संबंध कारक है योगे। तो आपको समझ आया होगा कि संबंध कारक किस प्रकार होता है। अब हम इसमें जो एग्जाम में पूछता है, एग्जामिनर जो होता है आपका परीक्षक जो होता है, वो आपके प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पूछता है वो इस प्रकार होते हैं। तो भाग के लिए बता रहा हूं मैं, इनको ध्यान सुनना है, समझिए। सर्वप्रथम बात करते हैं ऊपरी। ऊपर ये क्या होता है, ऊपर। इसका वाक्य देखें, गृहस्य ऊपरी वानरः कूदन्ति। गृहस्य घर के, ऊपरी ऊपर, वानरः बंदर, कूदन्ति कूद रहे हैं। घर के ऊपर बंदर कूद रहे हैं। अब यहां पर देखें, बंदर कूद रहे हैं कहां, ऊपर। किसके ऊपर, घर के। तो यहां पर घर से क्या हो गया, संबंध। तो ग्रह से जो अंडरलाइन है, रेखांकित है, इसमें षष्ठी विभक्ति है और कारण क्या आएगा, ऊपरी योगी। षष्ठी विभक्ति ऊपरी योगी, ये हमें आंसर लिखना है। दूसरा है अधय। अधय का अर्थ क्या है बेटा, नीचे। क्या अर्थ होता है, नीचे। इसका वाक्य प्रयोग, वृक्षस्य अधय बालकः कुर्वन्ति। वृक्षस्य अधय, पेड़ के नीचे, बालकः बालक यानी बालक, क्रीडन्ति खेल रहे हैं। तो यहां पर बालक खेल रहे हैं नीचे। किसके नीचे, पेड़ के नीचे। तो यहां संबंध हो गया पेड़ से, इसलिए पेड़ में यानी वृक्ष से अंडरलाइन है, रेखांकित है, इसमें षष्ठी विभक्ति है और कारण आएगा अधः योगे। तीसरे वाक्य में देखिए, तीसरा पढ़ेंगे अंत है। अंत का अर्थ क्या होता है, अंदर। क्या होता है बेटा, अंदर। वाक्य देखो, विद्यालयस्य अन्ते छात्राः पठन्ति। विद्यालयस्य, विद्यालय के, अंत है अंदर, छात्राः छात्र यानी बहुत सारे छात्र, पठन्ति पढ़ रहे हैं। बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं या अनेक छात्र पढ़ रहे हैं, कहां, अंदर। किसके अंदर, विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर। तो विद्यालय से संबंध हो गया। तो विद्यालय से जो अंडरलाइन रेखांकित है, इसमें षष्ठी विभक्ति आएगी और कारण क्या रहेगा, अंतः योगे। इसके बाद चौथा वाक्य है समक्षम। इसका तो सामने, अरे पूरा होता है, इसका भी सामने। तो पहले समक्षम समझते हैं। अध्यापकस्य समक्षम शिष्य अस्ति। अध्यापक के सामने शिष्य है। अध्यापक के सामने शिष्य, शिष्य है, कहां है, सामने। किसके, अध्यापक के। तो अध्यापक लगेगी षष्ठी विभक्ति। तो जो अंडरलाइन अध्यापक से रेखांकित है, तो षष्ठी विभक्ति आएगी। कारण क्या आएगा बेटा, समक्षम योगी। और इसी में अगला है पूरे। पूरे का मतलब है सामने। आप सोच रहे होंगे कि समक्षम का भी सामने होता है, पूरे का भी सामने होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखो बेटा, यहां पर इन दोनों के अंदर मुख्य रूप से अंतर क्या है। देखो, जो समक्षम होता है वो होता है हमेशा सजीव के बारे में। सजीव के सामने ही कोई सजीव हो तो वहां काम करता है समक्षम। जैसे अध्यापक भी सजीव और शिष्य भी सजीव, तो यहां हमेशा समक्षम काम करता है। और पूरे, जो पूरे शब्द है, ये काम करता है जब कोई निर्जीव वस्तु के आगे कोई दूसरी निर्जीव वस्तु हो तो वहां काम आता है पूरे। जैसे विद्यालय के सामने बगीचा,
घर के सामने विद्यालय, ठीक है बेटा। पंचायत भवन के सामने अस्पताल, घर के सामने खेत, तो ये सारे क्या निर्जीव है। तो जब इस प्रकार वाक्य बन के आता है तो वहां हम पुरय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पुरय सामने मैंने वाक्य बनाया है कि देवालयस्य पुरय ध्यानम् अस्ति। देवालयस्य, देखो बेटा देवालय, देवालय होता क्या है, देव प्लस आलय। आपने पढ़ा होगा विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, सब पढ़ा है। तो पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक का घर, विद्यालय विद्या प्लस आलय, ज्ञान का घर, विद्या का घर, वाचनालय वाचन का घर, यानी जहां पर पढ़ा जाए। इसी प्रकार देवालय होता है कि देव प्लस आलय, यानी कि इसका समास करें तो देवस्य आलय या देवानाम आलय, यानी देवता का घर या देवताओं का घर, जिसे हम क्या कहते हैं, मंदिर। तो देवालयस्य, मंदिर के पूरे सामने, उद्यानम बगीचा अस्ति है, मंदिर के सामने बगीचा है। अब मंदिर में षष्ठी विभक्ति लगेगी देवालयस्य, यानी अंडरलाइन रेखांकित है तो इसमें षष्ठी विभक्ति, और कार्ड क्या आएगा, पुरः योगे। अब इसमें देखो बेटा अगला है समीपम। समीपम का अर्थ क्या होता है, पास। क्या होता है, पास। इसका वाक्य देखो, ग्रामस्य समीपम आपणम् अस्ति। ग्रामस्य, गांव के, समीपम पास, आपणम् बाजार, अस्ति है, गांव के पास बाजार है। बाजार है कहां, पास, इसके, गांव। तो क्या लिखा है, ग्रामस्य, ये अंडरलाइन रेखांकित है, इसमें षष्ठी विभक्ति आएगी, और क्यों आएगी, समीपम योगे, क्योंकि वह गांव के पास है। तो इस प्रकार यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसके बाद में अगला है मध्य। मध्य का अर्थ है बीच में। नगरस्य मध्ये एकम उपवनम अस्ति। नगरस्य, नगर के, मध्य बीच में, एकम उपवनम, एक बगीचा अस्ति है, नगर के बीच में एक बगीचा है। तो एक बगीचा है, कहाँ है, बीच में है, किसके बीच में, नगर के। तो नगर से लिखा हुआ है, अंडरलाइन है, इसमें षष्ठी विभक्ति हो गई, और कार्य कर लेंगे हम मध्य योगे। इसके बाद अगला है प्रत्यय। प्रत्यय का नियम होता है ये, बालकस्य कृते दुग्धम आनय। बालकस्य, बालक के, कृते लिए, दुग्धम दूध, आनय लाओ, बालक के लिए दूध लाओ। तो दूध लाओ किसके लिए, किसके लिए, बालक के लिए। तो बालक से जो रेखांकित है इसमें षष्ठी विभक्ति है, और कार्य का रहेगा प्रत्यय योगे। और षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक का लास्ट है तुल्य। तुल्य रहता है बेटा तुलना। देखिए तुलना के लिए मैंने आपको तृतीय में बताया था, वहां पर भी समम आया था। तो समम जब होता है तो तृतीय व्यक्ति होती है, वहां भी तुलना ही है, और जब तुल्य आता है तो वहां पर भी तुलना होती है, लेकिन विभक्ति षष्ठी आती है। ध्यान रहे, रमेश सुरेशस्य तुल्य अस्ति, कि रमेश सुरेश के समान है, तुल्य है, बराबर है। तो सुरेशस्य रेखांकित अंडरलाइन है, षष्ठी विभक्ति है इसमें रेखांकित में, और क्यों है, कार्ड क्या आएगा, तुल्य योगे। तो आज हमने इस वीडियो 15 में कारक के अंतर्गत संबंध कारक कंप्लीट किया। इसके बाद हम अगली वीडियो यानी B16 में अधिकरण कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको जो समझाया अच्छे से समझाया होगा, तो घर आप इसका अभ्यास करें, नियमित अध्ययन करें, पढ़ें, और इसको बिना देखे लिख के देखें। और ध्यान रहे, नियमित अध्ययन करने से ही ज्ञान में वृद्धि होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।